नमस्कार, राम राम। तो पिछली बार हम लोगों ने 2018 वाले पेपर के अपन ने कितने 27 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उतने देखते हैं, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी धन को, ठीक है, धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है। भीम ऐप से ट्रांजैक्शन ही तो होता है, और यूपीआई इनेबल्ड जो बैंक अकाउंट है उनका ट्रांजैक्शन होता है, तो ठीक है। कोई भी बैंक अकाउंट हो, अगर यूपीआई इनेबल्ड है तो उसका होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि यह जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में ऑथेंटिकेशन के लिए चार घटक होते हैं, मतलब चार तरह से उसकी प्रोसेस होती है, जैसे ओटीपी और वो सब मिला करके। भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ दो घटक होते हैं। तो जनरली यूपीएससी क्या करती है कि ऐसे क्वेश्चन में इंटरचेंज करती है वो, ठीक है। इंटरचेंज करती है ऑप्शंस को, लाइक चिप डेबिट क्रेडिट कार्ड में हो सकता है कि दो हो, तो भीम ऐप में चार घटक हो ऑथेंटिकेशन के। या फिर क्या करेगी, डेटा डाल करके उसको एक कम या एक ज्यादा कर दे या आगे पीछे कर देगी। तो जनरली क्या होता है कि डेटा सही नहीं देती यूपीएससी, और आपके साथ खेलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो चिप पिन डेबिट कार्ड होता है उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए चार घटक होते हैं, परंतु भीम ऐप में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ तीन घटक होते हैं। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एक नंबर इसमें सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लाइक अगर आपने प्रॉपर याद हो, ऐसे माइंड आपके माइंड में अगर आपके मैप हो पूरा, तब तो हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टफ है। कह रहा है कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर कौन सा स्थित है। तो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखाएं, ये वाली रेखाएं। तो मतलब दिल्ली अगर इस लॉन्गिट्यूड पे है, तो कौन सा इनमें से शहर है जो लगभग इसके सिमिलर होगा, यानी थोड़ा बहुत इधर या थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है। तो इसका देखो सीन क्या है कि अगर वैसे बात करें तो दिल्ली लगभग, अगर मैं यहाँ पे मानूं कि दिल्ली ये है, तो दिल्ली के ठीक यहाँ पर, मतलब लगभग इतनी दूरी पर, आप इसको सिर्फ एक बार बेसिक समझने की कोशिश करो कि नागपुर जो है वो दिल्ली से देशांतरीय स्थिति में थोड़ा दूर है, और हैदराबाद तो ज्यादा ही दूर है, नागपुर से दूर है। क्योंकि अब मैं कैसे इसको मैप कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इंडिया का ऐसे मैप, ठीक है, ये वाला। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, ठीक है, ऊपर महाराष्ट्र नागपुर हो गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे लगभग क्या है, पुणे। महाराष्ट्र में पुणे तो है ना, तो पुणे इधर है। और बेंगलुरु क्या है कि लगभग नीचे की साइड में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बेंगलुरु है उसका जो लेटीट्यूड है वो दिल्ली के इन चारों जो दिए गए हमें, इन चारों में क्या है, बेंगलुरु का जो देशांतरीय स्थिति है वो दिल्ली के लगभग सिमिलर है, दिल्ली के सबसे समीप है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। और ये मतलब आप कितना सोच पाते हो उस बेस पे ये क्वेश्चन है कि ठीक है, इसी हिसाब से अगर होता है क्वेश्चन तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो भी ठीक है। अब देखिए इसमें आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर शर्म की बात हो रही है, का जो 138 और 182 इसका जो कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि श्रम की बात हो रही है, और बाल श्रम यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि श्रम से जुड़ा हुआ संगठन श्रम की तो बात करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है। फिर अपन बाकी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, फूड प्राइसेस की बात हो रही है। श्रम संगठन का इससे क्या ही संबंध है, नहीं संबंध है। क्लाइमेट से दुनिया भर के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बने, उनसे उनसे संबंध होगा, इनसे तो नहीं होगा। लैंगिक समानता वाला मामला फिर भी फंस सकता है, पर हम क्योंकि जानते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो श्रम के केस में बात करता है। महिला महिला श्रम हो गया, बाल श्रम हो गया, है ना। श्रम को लेकर के जो अलग अलग कंडीशन टर्म्स है, वेतन को लेकर के, उन सब के बारे में बात करेगा, है ना। तो बाकी सब तो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इसमें ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कि धन विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, हमें इसकी बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसी बिल यानी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा इसमें केवल किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। तो ठीक है, मनी बिल में ये सब तो होता ही होता है, तो स्टेटमेंट सही है हमारा। दूसरा कि धन विधेयक में भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मनी बिल ये काम तो करेगा ही करेगा ना। और जो काम लोकसभा में हो रहा है, इकलौती लोकसभा में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी महत्ता तो बढ़ी जाती है। और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, संचित निधि वर्ड और भारत की आकस्मिकता जो निधि है, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि धन विधेयक जो है भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, ठीक है। और फिर आगे डी ऑप्शन जो कह रहा है कि धन विधेयक जो है भारत सरकार द्वारा
धन के उधार या फिर कोई भी प्रत्याभूति यानी सिक्योरिटी देने के रेगुलेशन से संबंधित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसकी भी हम बात करते करते हैं। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज है तो ए मनी बिल जो है, ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी, धन को उधार लेना, और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो ठीक है, उन सबको ये रेगुलेट करता है, ऑब्वियस सी बात है, और उनके रेगुलेशन से संबंधित, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट बचता है ना, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India। a money bill is concerned with the appropriation of money out of the, तो ये इससे संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ये इसके विनियोजन से संबंधित नहीं होता है। अक्षमिकता निधि, संचित निधि से इसका संबंध होता है, अक्षमिकता निधि से धन के विनियोजन से इसका संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही मतलब पूछा है इन्होंने। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, क्योंकि वहां की उनकी पॉपुलेशन और कितने एमपी एमएलए सॉरी एमएलए बनते हैं उसी के हिसाब से होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है यहाँ पे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। एमपी तो मतलब एमपी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बराबर होता है इनका। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें है नहीं, मतलब ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, वरना 100 क्वेश्चन में से आपको कुछ 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, उस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको। भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है। यानी कि भारत जो है उसके संदर्भ में ये जो एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार यानी एडिशनल जो उसके प्रोटोकॉल है, उनको एडिशनल जो प्रोटोकॉल जो जोड़े गए हैं, अलग से प्रोटोकॉल जो जोड़े गए हैं, जो उनको भारत समर्थन दे रहा है। क्यों उनको समर्थन दे रहा है? उनको समर्थन इसलिए दे रहा है कि जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, कौन से, जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, वो IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत उनका इसलिए समर्थन करता है क्योंकि जो सिविलियन न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं वो कम यानी आ जाते हैं, कम अंडर किसके अधीन आ जाते हैं, IAEA की जो सेफ गार्ड यानी जो सुरक्षा संबंधी उसके जो मामले हैं ना, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नागरिकों की बात हो रही है, नागरिकों की सुरक्षा की बात हो रही है, उनके रक्षा की बात हो रही है, रक्षा से जुड़े उपकरणों की बात हो रही है, रक्षा से जुड़े हुए उठाए जाने वाले कदमों की बात हो रही है। इसलिए क्या है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सी हो जाएगा। चौथे को देखो तो स्वतः ऑटोमेटिकली इस तरह के जब भी वर्ड यूज होते हैं आपको गलती करने होते हैं। ठीक है, और देश के पास ना भी अगर ऐसा होता तो भारत भी अब अभी तक बना गया इसका मेंबर ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, भारत इसका एनर्जी का मेंबर भी नहीं बना है। देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी एनर्जी के किसी यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल जो मामला हमें ये देखना है कि कहाँ पे नागरिकों की सुरक्षा की बात हो रही है, वाइड लेवल पे जिसकी ज्यादा इंपैक्ट पड़े, हमें वही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही करना होता है। ठीक है, और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यानी सैनिक परमाणु अधिष्ठान इंस्टॉलेशन इनको लगाया जाएगा कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। तो नहीं, इसमें ये वाला मामला भी नहीं है। भारत सरकार वैसे भी बहुत लिबरल टाइप का है, इंडियन गवर्नमेंट वो हमेशा नागरिकों की सुरक्षा, भारत की जो अपना लाइक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको वो हमेशा आगे रखती है, और लोकतंत्र हमें ये कहता है कि हमें नागरिकों के बारे में पहले सोचना है, युद्ध और वो सब चीजें वो पॉलिसी हमारी है नहीं। ठीक है, इस हिसाब से इसमें पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि कौन सा इसमें आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार है। तो आसियान है यानी कि एशिया के देश है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया देखो एशिया का देश है, कनाडा जो कि साउथ अमेरिका का देश है नहीं होगा, चाइना एशिया है, भारत एशिया है, जापान एशिया है, USA एशिया का नहीं है। तो दो चार, दो और छह जिसमें नहीं है, तो दो इसमें है, छह इसमें है, दो और छह इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है ही। तो इसमें सी आपका सही हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल एंड स्वीट है, क्वेश्चन को देखना है, सही करना है। अब आ जाओ आगे। जलवायु अनुकूली कृषि के वैश्विक संबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि GACSA के संदर्भ में आपको बात करनी है। तो देखो अब इसमें क्या सीन है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो है GACSA जो 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ओल्ड ईयर दे दिया। ठीक है,
जो जनरली अपन से गलती करते हैं। जीएसीएस में सदस्यता से कोई बाध्यताकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें लग रहा है कि आप इसके मेंबर बन गए तो जरूरी नहीं है कि हमने जो 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 चीजें लिख दी है वो आपको मानना बाध्यकारी ही होगा। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मामला थोड़ा ढील ढुल वाला है। मामला यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन वाला नहीं, मामला एकदम एकदम आपने बहुत ही कठोर बर्ताव नहीं कर रहे हो कि आपको ये चीजें माननी पड़ेगी। नहीं, मानना है तो मानो, नहीं माना तो नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होते। तो ये वाला मामला बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो हम इसको सही मान सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि ओल्ड ईयर है तो हमारा एक गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरली गलत होता है। और कब? जब आपको ये नहीं आता हो। अगर आपको नहीं आता है ओल्ड ईयर, अगर लिखा है आपको नहीं पता है, तो आप उसको फिर गलत मान के हो। और जीएसीएसए के निर्माण में भारत की साधक भूमिका है। ठीक है। तो साधक भूमिका थी। अपन इंडिया के बारे में इतना पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया, और ऑब्वियसली बात है 2014 के बाद इंडिया काफी इंप्रूव कर रहा है अपनी लाइक फॉरेन पॉलिसी में या ग्लोबल लेवल पे भारत को आगे दिखाने के लिए। तो हमें ये अच्छे से मालूम है कि लाइक भारत एससीओ में जा रहा है, आसियान में जा रहा है, G20 में जा रहा है, बाकी दुनिया भर के और बहुत भी सारे प्रोग्रामों में जा रहा है। बट भारत इस तरह के प्रोग्राम में गया हो, हमने कहीं ना कहीं किसी तो करंट अफेयर की बुक में ये पढ़ा होता ना, कहीं तो पढ़ा ही होता ना कि जीएससीएस करके कुछ है। अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा होता तो हम ये बिल्कुल कहते हैं ना कि थोड़ा भी पढ़ा हो तो हम कहते हैं कि हाँ यार, अगर इसकी निर्माणकारी भूमिका है या उसका पर्यवेक्षक देश है, जैसे एससीओ का पर्यवेक्षक देश है भारत, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता। अगर हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि भारत की ऐसी कोई भूमिका है नहीं इसमें, इसलिए तुमने नहीं पढ़ा, ये भी आपका यहाँ पे फिर इस तरह से गलत हो जाएगा। तो अगर आपको तीसरा भी अगर पता होगा ना, अगर आपको मतलब बाकी नहीं पता है, अगर आपको सीधा सीधा तीसरा अगर आपको पता हो कि यार ऐसा ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे सीधा तीसरा भी गलत होकर के हमारा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे केवल दो। अब ये पीवाई क्यू जितना करोगे, उसी पीवाई क्यू के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार ये वाला अच्छा है, ऐसे से कट करना है, ऐसे से गलत करना है। ओल्ड ईयर दिया है तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मुझे नहीं आ रहा है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मैं गलत करके ही आऊंगा, है ना। इस तरह से। अब आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार का या कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य है। तो सोच के देखिए, पहला कि भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया। ठीक है, अपनी इंटरनेट कंपनियां, ठीक है, जैसा चीन ने किया। इंडिया कभी किसी देश से अपनी तुलना करता ही नहीं, वो भागता ही नहीं किसी के पीछे, वो अपना करता है, होता है तो होता, नहीं होगा तो नहीं है, भी छोड़ दो। तुलना वुलना वाला मामला नहीं। और जरूरी क्यों भाई चाइना ने ऐसा किया? ग्लोबल लेवल पे देखे तो साउथ कोरिया ज्यादा अच्छा कर रही है इंटरनेट के लेवल पे, अमेरिका ज्यादा अच्छा करेगा ना सैटेलाइट के लेवल पे, जापान अच्छा करेगा ना, वाई चाइना? चाइना को हम वैसे ही, हमारा वो एक तरह से दुश्मन है तो हम उसको वैसे ही नहीं फॉलो करते। इसको होल्ड रखो। बट जैसे ही आप इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ो जहां भी इस तरह का कंपैरिजन आए, वहां पे मामला गलत होगा। ठीक है, तो आप इसको गलत करो। अगर आप इसको वैसे गलत करोगे तो ठीक है, वैसे गलत हो रहा है। 3 नंबर आपका सही हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है कि हमारे अनेक गांव को इंटरनेट से जोड़ना डिजिटल इंडिया की बिल्कुल ये इसका एक इसकी विशेषता है कि गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाए। विद्यालय, सार्वजनिक स्थल और जो पर्यटक स्थल है उनको केंद्रों में वाईफाई लाया जाए। तो ठीक है, पॉजिटिव है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है ये। और सही बात भी है, ऐसा होना भी चाहिए। तो तीसरा तो सही होगा ही होगा। अगर तीसरा सही होगा तो उस हिसाब से पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना करना, इस वाले स्टेटमेंट में देखो, जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। अब इसको यहां तक पढ़ो आप। ये क्या कह रहा है कि हमें ऐसा नीतिगत ढांचा बनाना है कि बड़ा बड़ा जो बिग डेटा होगा ना, जो हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा, उसके लिए क्या करना है कि बहुसमुद्र पारीय, समुद्र पारीय का मतलब क्या हो गया कि ये इंडिया है, ऐसे ऐसे करके, यानी इंडिया समुद्र पारी, यानी कि दूसरे जो देश है, भारत से परे जो देश है, उनको क्या है कि इंडिया में लाने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई हम कह रहे हैं कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, डिजिटल इंडिया में इंडिया का अपना सब कुछ होना चाहिए, तो हम बाहरी देशों को क्यों प्रोत्साहित करें? बड़े बड़े डेटा जो हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर, यानी दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में आए और हमारे देश के अंदर आकर के बड़े बड़े डेटा केंद्र की स्थापना करे। भारत में लोग, क्या टैलेंट नहीं है क्या? क्या भारत में टेक्नोलॉजी की कमी है क्या? भारत में जगह की कमी है क्या? सरकार के पास पैसे की कमी है क्या? नहीं ना। बाकी इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी से आप किसी भी तरह का मतलब साठगांठ करके या खुद आप लाइसेंस दे करके या जैसे भी, आप अपने देश की कंपनियों के माध्यम से आप डेटा केंद्र स्थापित करेंगे ना, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। बाहर की कंपनी आएगा तो देश का पैसा बाहर जाएगा। डिजिटल इंडिया का ये तो मामला नहीं है, बात इंडिया की हो रही है तो इंडिया का मामला इंडिया में रहना चाहिए ना। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, दूसरा स्टेटमेंट भी देख करके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख करके, इसमें आप केवल इसमें दूसरा आपका गलत हो जाएगा। बचेगा इसमें सिर्फ कौन सा आपका स्टेटमेंट, केवल 3।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर वाले में केवल 2 गया, तो आपको थोड़ा सा अवेयर भी हो जाना है कि यार कि मामला अगर केवल 3 के साथ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी एक पैटर्न को फॉलो करती है हर साल। वो कभी एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या करेगी, 1 और 2 के साथ चली जाएगी लगातार, 1 2 1 2 1 2 के साथ, या फिर सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के साथ जाएगी, क्योंकि वो एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है ना, तो उसके सेट होता जाता है ऐसे दिमाग में कि ये वाला करना है, ये वाला करना है ना। अब आ जाओ आगे। आगे वाला क्या है कि देखो फिर वही वाली बात, जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी शहरों में, समाचारों में उल्लिखित शहर है, जगह है, पोर्ट है, कुछ भी आप ऐसा दे देंगे कि देश का नाम दे देंगे, जगह का नाम दे देंगे, और आगे पूछेंगे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो देखो। अब देखो, अब आपको भविष्य के लिए याद रखना 2024 के लिए, अलेपा जो है वो सीरिया के अंतर्गत है क्या? तो बिल्कुल सीरिया उस चर्चा में है काफी सालों से, मिडल ईस्ट हमेशा से चर्चा में रह रहा है, तो आपको याद रखना है कि अलेप्पो जो जगह है वो सीरिया के अंतर्गत है। अब किरकुक और वो जो मोसूल है, मोसूल आप तुरंत प्रभाव से सही कर दोगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। मोसूल जो है वो इराक में है, ठीक है। जबकि किरकुक जो है वो भी इराक में है। तो आपको, फिर मैंने क्या कहा था कि सारे कभी सही नहीं होंगे, हालांकि ऑप्शन में भी दिया गया कि सारे सही नहीं है, कोई 2 सही है। और क्योंकि अलेप्पो जो है वो सीरिया में, तो ठीक है, वो तो हमें अब मालूम है कि अलेप्पो वैसे उस समय नहीं होता। तो आपको ये तो मान के चलना है कि कोई 2 तो गलत ही होंगे होंगे, और जनरली क्या होता है कि 2 और 3 में एक गलत गलत मिलेगा आपको, मतलब जनरली ये फंसता ही है। 3 होते हैं ना यहाँ पे, अगर मतलब ये मान के चलो कि मान लो कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, केवल 1 2 और 3 दिए। यूपीएससी हमेशा क्या करेगी, जैसे इसके सामने हमेशा कभी भी सही आंसर नहीं लिखेगी, इस वाले का आंसर हमेशा ऊपर कर देगी। वो खेलेगी आपसे, वो आपसे, जैसे कैटेलिनिया स्पेन वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, है ना। तो यूपीएससी आपके साथ खेलेगी, और खेलेगी तो उसको खेलने दो, क्योंकि उसका काम है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें उसी चीज को फॉलो करना है। तो किरकुक इराक में है, मोसूल भी इराक में, मोसूल यहाँ पे आप इजीली सही कर सकते हो, फिलिस्तीन में ये नहीं है। मोसूल इराक में है, बार बार चर्चा में रहता है, तो जैसे आप 3 नंबर गलत करोगे तो ये 3 गलत हो गया। इसका मतलब एक तो सही है, अब 2 और 4 में से सही करना है। अब इस चारों जो शहर दिए गए हैं उसमें सबसे जो आसान है, जो सबसे आसान है वो ये है मजार शरीफ। मज़ार शरीफ। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जहां 4 है मुझे वो तो रखना ही रखना है। तो मतलब इसमें 4 नहीं था, ठीक है, और इसमें 4 नहीं था, तो मतलब 1 और 3 तो नहीं होगा। अब मेरे को क्या करना है कि बी और डी में से कोई देखना है। तो बी और डी में हमें पता है कि जो मोसूल है वो इराक में है, हालांकि दोनों ही, ये जो दोनों नोन है, मोसूल इराक में है, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में है। तो मामला यहीं से सेट हो जाता है आपका, और 1 और 2 आपका सही हो जाता है। थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ने पर भी चीजें ठीक हो जाती है। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति जो वो किसे दी गई है? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कहते हैं ना कि 30 क्वेश्चन आपके 100 में से सही होनी चाहिए, ये वो वाले क्वेश्चन है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हर हाल में सही होना चाहिए यार, इसमें इतना सोचने वाला है नहीं, ठीक है। गवर्नर जनरल को यहाँ पे पावर दे दी गई थी, ओके। चलिए आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। तो सही बात है, जब वो सदस्य नहीं रहा विधानसभा को तो त्याग पत्र देगा ही ना। फिर आगे वाला स्टेटमेंट है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तुरंत नहीं करता, जब अगले अगले जो नई विधानसभा आती है, जब नया चुना जाता है उसके उससे पहले वो मतलब खाली होता है, ये उस तक खाली नहीं होता, ठीक है। तुरंत खाली कभी नहीं करता है, उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तुरंत तुरंत वाले जो वर्ड है ना, इस तरह के वर्ड है, एग्जामिनर जानबूझ करके यूज करता है। इमीडिएटली वर्ड उसने यूज किया है यहाँ पे, देखो इमीडिएटली वर्ड जानबूझ करके किया है, स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक आपका सही हो जाएगा। और आप, ये बहुत बेसिक चीजें हैं इस वाले एग्जाम के लिए, 2024 के एग्जाम के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी की यार, कैसे भी करके आप इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यूपीएससी हर साल डेफिनेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और आपको सबसे वाइड लेवल पे जो सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है उसके साथ जाना है। जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट हर यूपीएससी 2 3 बार पूछ चुकी है, संभावना है कि इस बार फिर पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी तो पूछेगी ना, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। तो देखो, 23 में पूछा था उन्होंने, 40 में क्या कह रहा है कि विधि यानी विधि, लॉ, और लिबर्टी यानी स्वाधीनता के बीच में संबंध क्या है? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कौन सा संबंध सबसे उपयुक्त करता है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर लॉ नहीं है ना, कानून नहीं है ना, तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगर कानून नहीं है तो क्या है? स्वाधीनता यानी लिबर्टी भी नहीं है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया, बेसिक आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। बेसिक बिल्कुल, कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, ठीक है। स्वतंत्रता नहीं होगी अगर कानून नहीं होगा तो भाई। अब देखो कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडनीय कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, और सही भी है, ठीक है। अब आगे वाला देखो, यदि किसी राज्य
के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान किसी राज्य का जो राज्यपाल गवर्नर है उसकी जो परिलब्धियां हैं, उसके जो अलाउंसेस जो है, और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो परिलब्धियां हैं, वो क्या है कि वो जब तक वो राज्यपाल है उस समय काल तक उस वो कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति और इन सब का मामले में क्या होता है कि भाई आप इनकी दंडिक कार्यवाही नहीं कर सकते, पैसे वैसे से छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक ये अपने पद पर होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस राज्य का है? तो भाई जो राजस्थान से बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़ शैली है तो राजस्थान में, वहां से इसका संबंध है। इसके चित्रकार बनी ठनी के मैं एग्जैक्ट गोपाल सिंह, पता नहीं ऐसा कुछ शायद उनका नाम है, गोपाल सिंह शेखावत या अर्जुन शेखावत ऐसा कुछ नाम है, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका। मैं अभी चेक कर लेता हूँ साथ साथ में। तो उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने इसको बनाया था और बहुत सुंदर, मतलब जैसे मोनालिसा की जैसे तस्वीर फेमस है, अ, उसी तरह से मतलब ये वाली जो तस्वीर है वो फेमस है। तो जो बनी ठनी जो जो ये है, ये बनाई थी निहाल चंद ने। ठीक है, बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद। ठीक है, और भारत की मोनालिसा बोलते हैं इस पेंटिंग को, तो आप ये याद रखोगे। ठीक है, कांगड़ा है वो जितना मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ सब पहाड़ों में, हिमाचल या उत्तराखंड का है। जयपुर और बूंदी दोनों राजस्थान की है। तो यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन से डालती है कि लोकल जो जिस स्टेट से पूछा जाता है वहां के लोगों को, जो स्टूडेंट है उनको फायदा हो जाता है। कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD यानी थार्ड, इसका अंग्रेजी में क्या नाम है? THAAD थर्ड। तो थार्ड जो है वो क्या है? तो ये अमेरिका की क्या है, एक मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। मतलब जो मिसाइल बाहर से कोई आक्रमण कर रही है तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ने इस तरह की ये तकनीक बनाई थी। ठीक है, तो हो गया। RS 2000 मेंस 21 जब हुआ था तो उसमें भी 2 नंबर का सवाल पूछा गया था कि थर्ड जो है वो क्या है। अब आ जाओ आगे। आप याद रखो कि इमिडिएटली जैसे वर्ड है वो जनरली क्या होते हैं? गलत होते हैं। अब देखिए आगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत है, कि करती है जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार के लिए चीज लाइक धीरे धीरे अपने को चलना होगा कि होल्ड करके चलो, कि ये वाला मैं होल्ड करके चलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो आपको नहीं मालूम है तो आप इसको होल्ड करो, ना सही मानो ना इसको गलत मानो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। इन्होंने ये नहीं लिखा कि त्यागराज ने 2 रागों का सृजन किया, 5 रागों का सृजन किया, 7 रागों का सृजन किया। इन्होंने क्या कहा है कि त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये वाली राग बनाई, ये वाली राग बनाई, नहीं। इन्होंने सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया जो अपने आप में ठीक है। ठीक है मामला इसमें। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कुछ इसमें फैक्ट नहीं डाला, डेटा नहीं डाला, इन्होंने सिर्फ सीधा सीधा बोल दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इन्होंने कई रागें बनाई है, तो राग बनाई ही होगी भाई। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर सही है तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। और इसके अलावा सब में दो है, देखो सब में दो है तो मतलब हमारा एक तो नहीं होगा। फिर देखो क्या कह रहा है कि अनम्माचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। अनम्माचार्य कीर्तन जो है वो किसके हैं? भगवान वेंकटेश्वर स्तुति से की स्तुति के भक्ति गीत हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि कीर्तन वगैरह जो होते हैं ना, वो जनरली किसके होते हैं? कीर्तन जो होते हैं वो जनरली किसके होते हैं? वो होते हैं कृष्णा, यानी कृष्ण जी अवतार किसके हैं? भगवान विष्णु के। ठीक है, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है कि भगवान वेंकटेश्वर जो भगवान विष्णु के अवतार है, तो सही है। अनमाचार्य जो है उन्होंने कीर्तन जो है अनमाचार्य जो कीर्तन है वो भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। ठीक है, तो कीर्तन बेसिकली क्या होता है? भगवान कृष्णा और विष्णु के होते हैं, मतलब कृष्णा कृष्णा अवतार होते हैं भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु के अवतार है, तो इस तरह से क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि साउथ में क्या है कि भगवान विष्णु की पूजा होती है और उत्तरी भारत में क्या है, भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि दूसरी तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, अनम्माचार्य और त्यागराज समकालीन है। देखो यूपीएससी एक पैटर्न को फॉलो करती है, जब भी कंटेम्परेरी की बात करेगी, समकालीन की बात करेगी, जैसे कि अकबर का समकालीन ये था, बाबर का समकालीन ये था,
जनरली यूपीएससी में स्टेटमेंट गलत जाते हैं। जनरली यूपीएससी में स्टेटमेंट गलत जाते हैं। वो इसलिए जाता है क्योंकि आपसे बहुत डीप में फैक्ट पूछने की कोशिश कर रहा है कि अब आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि अन्नमाचार्य कब आए थे और त्यागराज कब आए थे। अगर आप इन दोनों का ये मान लोगे कि ठीक है दोनों 1500 में आए थे, तब तो आप कर लोगे। अगर आपको एक का भी नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे ना। हो सकता है 1100 में आए हो, एक 1500 में आए हो, एक 1400 में, एक 1600 में आए हो, है ना। तो समकालीन वाले जितने भी स्टेटमेंट है वो जनरली गलत होते हैं। तो अगर आप इस चीज को भी पकड़ लो यहाँ पे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो पूरा का पूरा मामला यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे सीधे सीधे बी आ रहा है। अब देखो, अगर आपको इन दोनों का भी नहीं पता तो सीन क्या है, तो सीन ये है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां जो है भगवान कृष्ण की स्तुति से के भक्ति गीत हैं, और अनम्माचार्य कीर्तन जो है वो भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। दोनों मामले सिमिलर है, बस नाम चेंज कर दिया। ऊपर वाले में त्यागराज की बात हो रही है, नीचे वाले में अनम्माचार्य की बात हो रही है। तो दोनों सिमिलर स्टेटमेंट में दोनों को या तो इंटरचेंज करना या किसी एक को चेंज करना ज्यादा इजी है यूपीएससी के एग्जामिनर के लिए। तो जनरली क्या होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट यानी एक और चार साथ में नहीं जाते, तो कोई एक ही सही हो, कोई एक ही इसमें सही होगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वर्ड को पकड़ो, और वर्ड को पकड़ करके, जैसे लाइक लास्ट वाला जो है वो थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कर। इन्होंने तो ये लिख दिया कि त्यागराज है, उनकी कुछ करती है, बट इन्होंने कहा कि कीर्तन, और कीर्तन होता है कृष्णा का, कृष्ण जी अवतार होते हैं विष्णु के, भगवान वेंकटेश्वर भी क्या है, विष्णु के अवतार। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है, चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपका सही है, अनेक रागों का सर्जन किया है, तो हाँ बिल्कुल किया है। ठीक है, दो और चार यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कह रहा है आगे कि विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करोगे, शक्तियों का परिसीमन, लिमिटेशन ऑफ पावर। तो जो रूल ऑफ लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है उसमें लिमिटेशन ऑफ पावर है क्या? हाँ बिल्कुल है, पावर को लिमिट करता है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट, बिल्कुल है। और स्वतंत्रता और उसके नागरिक अधिकार, लिबर्टी और जो सिविल राइट्स है, तो क्या वो भी विधि के शासन के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बट जो इक्विलिटी बिफोर लॉ जो है वो विधि के शासन के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी में उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा उसमें भी मेंशन है, लक्ष्मीकांत में भी। तो आपका 2 नंबर जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और सॉरी, उल्टा बता दिया, गलत बता दिया, रुको। इसमें सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है भाई। मैं साथ में क्या कि विधि के समान समक्षता और वो सब भी दिमाग में चल रहा था। रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ की अगर बात होगी तो शक्तियों का परिसीमन भी करेगा, और विधि के समक्ष क्षमता की भी बात होगी। ठीक है। लेकिन अब चौथा स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट में हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, रूल ऑफ लॉ में नहीं आएगा। ठीक है। जबकि स्वतंत्रता और जो उसके नागरिक अधिकार है, राइट्स की अगर बात हो रही है, तो वहां पे रूल ऑफ लॉ की बात होगी। मैं अपने राइट्स के लिए, मेरे पास मेरा कानून होना चाहिए ना, मेरा राइट है तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं लड़ाई कर सकूं। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है ना कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है, ये विधि के शासन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। ये मूल कर्तव्य जैसी जैसी कुछ बात हो रही है ना। बट क्या होता है कि विधि के शासन के अंतर्गत प्रमुख लक्षणों में से शामिल नहीं किया गया। तो 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा आपका। ये गलत, ये गलत, एक दो और चार यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। वो मैं उल्टा पढ़ लिया, थोड़ा माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। पर विधि का शासन की जब भी बात होगी, रूल ऑफ लॉ की बात होगी, तो टेक्निकल टर्म भी वहां पे यूज की जाएगी। देखो, शक्तियों का परिसीमन एक टेक्निकल टर्म है, विधि के समक्ष क्षमता की बात हो रही है तो वो भी एक टेक्निकल टर्म है, लिबर्टी की बात हो रही है और सिविल राइट्स की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं लॉ से सीधी सीधी संबंध है। सरकार के प्रति जनता का जो उत्तरदायित्व है वो रूल ऑफ लॉ में डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, उसका कोई फीचर नहीं है वो। अब आगे आई कि लीगल टेंडर मनी जो किसको कहते हैं, ये उस समय 16 के आसपास जब आपका ये मोदी जी ने नोट बंद कर दिए थे डिमोनेटाइजेशन के, इसके बाद में लीगल टेंडर मनी जो वर्ड यूज किया था उन्होंने कि आज के बाद 500 1000 के जो नोट है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, तो लीगल टेंडर मनी जो एक्चुअल में क्या होता है, तो ये एक ऐसी मुद्रा होती है जो कोई ऋण देता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वो ये कह सकता है कि मेरे पास एक ऐसी मुद्रा है, मेरे पास इस तरह का मनी है जो ऋणदाता अपने दावों को निपटाने के लिए, निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है कि ये लीगल है।
इसको आप अंग्रेजी में पढ़ो, क्या कि द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, वो कह सकता है ना कि भाई मेरे पास ये है और भारत सरकार ने इसको जारी किया है, अगर मैं उसको एक बेस बना करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो लीगल तो तभी होगा ना जो वो खुद मतलब वो एक्सेप्टेबल तो तभी होगा ना जो वो लीगल होगा, है ना। चेक ड्राफ्ट विल और आदि के रूप में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने तो मुद्रा मुद्रा दी नहीं जाती, आप शो करो कि वो मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा यहाँ पे धातु मुद्रा वगैरह ये भी नहीं होता, कागज का क्या होगा फिर, है ना। जो मोर क्लैरिफाई करता है, जो मोर डिटेल में जाकर के आपको बताता है, उस सेंसर के साथ आप जाओ। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु को जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, अब देखो इसमें क्या होता है, देखो तीसरा स्टेटमेंट देखो आप, तो क्या होता है कि विकल्प लागत यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है को उत्पाद के उपभोक्ता से जो प्रोडक्ट है उसका जो कंज्यूमर उसको जो यूज कर रहा है से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई कहीं ना कहीं से तो लाइक पैसा आ रहा होगा ना, कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। और लास्ट वाला क्या कहता है कि विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित, सरकार को नहीं, जनता को अंतरित किया जाएगा ना। यदि कोई सरकार जो है कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसको क्या किया जाएगा, उपभोक्ता से कर देने वाली जो जनता है ना उसको अंतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको अंग्रेजी में पढ़ो एक बार, कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, प्रोडक्ट की, वो ट्रांसफर कर किससे कर दी जाएगी, फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेबल पब्लिक। ठीक है, कंज्यूमर से किसको दे दी जाती है, जनता को दे दी जाती है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। विकल्प अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शून्य होती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की उपेक्षा की जाती है, नहीं भाई वो सरकार ऐसा कोई काम करेगी क्या कि जहाँ उससे पैसा आ रहा हो या जा रहा हो और उसको इग्नोर कर देगी, नहीं नहीं इसको इग्नोर करो। सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी, पैसा आ रहा है तो उसको भी ध्यान में रखेगी और नहीं आ रहा तो उसको भी ध्यान में रखेगी। ठीक है, अब आइए आगे। निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है, यदि निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीवन जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है, यदि देखो कह रहा है कि आर्थिक विकास की दर जो है ऊंची नहीं रहेगी, इस बात का संकेत नहीं दे रही है। तो ऐसा कब नहीं होगा, ऐसा तब नहीं होगा जब गरीबी बढ़ जाएगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तब वो ये कहेगी ना अभी आर्थिक विकास, तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी। और जो ग्रोथ नेशनल, जो प्रति व्यक्ति जो वास्तविक जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि गरीबी ज्यादा है बेरोजगारी ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विकास की जो ऊंची दर है वो जो, या फिर मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि विकास की जो दर है वो ऊंची नहीं रहेगी, क्योंकि निरंतरता ज्यादा है और बेरोजगारी ज्यादा है। ऑब्वियस ये बात है कि निर्यात की अपेक्षा आयात तेजी से होगा तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा तो होगा उससे। और कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह अकेले कृषि उत्पादन से कुछ नहीं होगा, और औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। बट क्या होता है कि माइक्रो लेवल पे अगर अपन बात करेंगे ना, बिल्कुल जमीनी स्तर पे बात करेंगे, तो निर्धनता और बेरोजगारी अगर ज्यादा होगी तो ग्रोथ नेशनल जो प्रोडक्ट है और जो भारत की आर्थिक विकास की दर जो वो ऊंची नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों इससे मास लेवल पे इफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन, निर्धनता और बेरोजगारी। अब आ जाओ आगे, क्या है आगे। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज में ध्यान रखनी है, थोड़ा सा टफ नहीं है बट आपको भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन से भविष्य में आपको फायदा होने वाला है। तो मैं सिखा देता हूँ कि करना क्या है। जैसे एक संकल्पना के अनुसार मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या, मानव पूंजी निर्माण की बेहतर जो व्याख्या है उस प्रक्रिया के रूप में की जाएगी जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति जो है अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट है। अब दूसरा क्या होता है कि जो मानव पूंजी जो है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो देश के लोगों के जो ज्ञान, उसके कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि से सीधा सीधा लिंक होगा। लोग जितने ज्यादा ज्ञानी होंगे, स्किल बहुत अच्छी होगी, उनमें कैपेसिटी होगी काम करने की, उनमें पावर होगी, जब सारी चीजें एक साथ मिलकर के काम करेगी ना, तो मानव पूंजी से इसका संबंध सीधा सीधा डायरेक्ट होता है। ठीक है, मानव पूंजी का ये तो मतलब है ना कि एक जैसे मानव पूंजी एक श्रमिक है, तो जितने ज्यादा आपके पास स्किलफुल श्रमिक होंगे, ऑब्वियस ये बात है आपका जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से काम करेगा, आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि
जहां पे 10 आदमी जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो किसी चीज को बनाने में 10 दिन ले रहे हैं। स्किलफुल है, अगर आपके पास श्रमिक, तो वो क्या करेंगे, 10 श्रमिक है, वो शायद उस चीज को 2 दिन में कर दे। इसका मतलब जो काम ये 10 दिन में एक बार कर रहे हैं, वही उसी काम को 10 दिन में 5 बार करेंगे। तो सोचिए, देखो, ये तो 10 श्रमिकों की बात है, करोड़ों श्रमिकों का क्या रहेगा। तो इसलिए जितना नॉलेज होगा, स्किल होगा, क्षमताएं होंगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होता है कि मानव पूंजी है वो खुद को डाइवर्सिफाई करती है, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो जिसमें दो नहीं है उसको काटो, तो इसमें दो नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि गोचर धन का संचय होता है जो टंजिबल वेल्थ होती है, टंजिबल वेल्थ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ज्यादा एसेट होगा, एसेट ज्यादा होगा तो लायबिलिटी ज्यादा होगी। तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल जो वेल्थ होती है, यानी गोचर धन का जो संचय होता है, वो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा हो पाता है, क्योंकि एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी वगैरह ज्यादा होगी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ये भी पॉजिटिव होगा हमारे लिए, और ये वाला भी पॉजिटिव होगा। तो एक संकल्पना के अनुसार अगर मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है जिसके द्वारा देश के लोगों के ज्ञान यानी स्किल और कोशिश और उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, और जो जो टंजिबल जो वेल्थ है, जिससे ज्यादा एसेट का फॉर्मेशन होगा, उसका संचय हो पाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो इसमें दो कौन कौन सा सही हो जाएगा, अब इसमें गलत कर दिया, इसको इसको फिर गलत कर दिया। जो आपका अगोचर जो धन है ना, सॉरी भाई, मैं क्या कर रहा हूँ आज यार, उल्टा बोल दिया। जो इंटेंजिबल जो वेल्थ है ना, ये अगोचर जो धन है, अगोचर जो धन है यानी इंटेंजिबल वेल्थ जो है, यहां पे क्या होगा, इंटेंजिबल है, इसमें क्या होगा, इसमें एसेट कम होगा। ठीक है, और इसमें एसेट ज्यादा होंगे। इसमें क्या है कि जैसे अगोचर जो अगोचर जो धन होता है, उसमें कौन कौन सा आता है, जो इंटेंजिबल जो वेल्थ होती है, उसमें जनरली क्या होता है कि जनसंख्या इसमें शामिल होती है। जनसंख्या भी कौन सी, कुशल जनसंख्या, स्किलफुल जनसंख्या। ठीक है, वो इसमें शामिल होगी। इसमें जनरली संस्कृति शामिल होगी, आपकी आर्ट कैसा है, आर्ट कल्चर कैसा है आपका। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितना है। ठीक है, ये सब क्या होता है कि अगोचर धन में शामिल होता है। अगोचर धन में कौन कौन शामिल होता है, पीछे बोलो मेरे। जैसे जो स्किलफुल जो पॉपुलेशन है वो होगी, मानव संसाधन हो गया, उसका मानव संसाधन का बेस क्या है, वो संस्कृति यानी आर्ट कल्चर यानी कला, ये जो सब शामिल होते हैं, वो किस में शामिल होते हैं, इंटेंजिबल में शामिल होते हैं। ओके, तो इस तरह के डेफिनेशन में आपको अमूर्त तरह का अमूर्त तरह से सोचना है कि लाइक जैसे देश के लोग जो है, उनके पास जितना स्किल होगा, उनके पास नॉलेज होगा, उनकी कैपेसिटी जो, ठीक है, काम करने का उनका तरीका, ठीक है, उनकी पावर पावर जितनी ज्यादा होगी। और इनके अलावा जो अगोचर जो धन है उसका संचय कब हो पाता है, जैसे लाइक अगोचर धन में कौन कौन शामिल होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, आर्ट कल्चर हो गया, किसी प्रॉपर एरिया का, लोकेलिटी का, तो वो जितना ज्यादा होगा, तो उससे क्या है कि लाइक ये जो व्याख्या है, मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या जो इस प्रक्रिया के रूप में पूरी होगी। ओके, तो वो डाइवर्सिफाई तरीके से इसको नहीं सोचने वाली बात है। आपको ऐसी चीज के साथ आना है जहाँ पे आम आदमी जुड़ा हुआ, ऐसे ऑप्शन के साथ आना जहाँ पे आम आदमी सीधा सीधा जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले वो विधि का शासन वाली बात की थी, वहां पे आम आदमी जुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे उसको सीधा सीधा फायदा मिले, है ना। तो वही वाली चीज है। अब आ जाओ आगे। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण से पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है। ठीक है, देखो पूंजी निर्माण की बात हो रही है, और चौथा स्टेटमेंट देखो, उच्च पूंजी और उत्पाद जो अनुपात है, यानी किस किस का, जो कैपिटल और जो आउटपुट है, उसका जो रेशियो है, वो इससे प्रमाणित नहीं हो पाता है। बाकी जो कमजोर प्रशासन तंत्र, अब देखो, कमजोर प्रशासन तंत्र और निरक्षरता दोनों एक तरह से साउंड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव चीजें हैं, और ये भी नेगेटिव है। उच्च जनसंख्या घनत्व है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहां के रहने वाले लोग जो होंगे, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो प्रभावित होगी, ये भी नेगेटिव है अपने आप में। जबकि चौथा जो है वो किसी रेशियो को दे रहा है, वो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, बट रेशियो है, टेक्निकल टर्म है, बट बाकी तीन चीजें हैं वो एक ही रेंज में जाकर के बात कर रही है। कमजोर प्रशासन तंत्र जो कि एक नेगेटिव चीज है, इलिटरेसी जो है वो भी एक नेगेटिव चीज है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी एक नेगेटिव चीज है। तो तीनों चीजें
तरह से नेगेटिव साउंड कर रही है, तो हमारे पास जो बच गया, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण से क्या कि पूंजी निर्माण में तो परिणत नहीं हो पाता है, क्योंकि उच्च पूंजी उत्पाद जो अनुपात है वो इससे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। ओके। कि ये वाला जो रेशियो है ना, ये वाला जो रेशियो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल और आउटपुट कितना है, उसकी वजह से क्या होता है कि ठीक है सेविंग अच्छी हो रही इकोनॉमी में, लेकिन पूंजी निर्माण जो है वो उस लेवल पे नहीं हो रहा। ठीक है, उत्पादन वृद्धि भी ज्यादा नहीं हो रही है। संथाल विद्रोह कब हुआ था भाई? 1856 में हुआ था। कि शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अधिग्रहण करने पर गैर कानूनी हो गया, तो बिल्कुल सही भी बात है कि संथाल है तो संथालों की भूमि संथालों को ही दी जाएगी। इसमें ये वाला मामला था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों के शासन का परिणाम था, तो क्या हो गया था इससे? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, अंग्रेजों के शासन का परिणाम किसके रिफरेंस में पूछा है? पैसे के रिफरेंस में पूछा है। पैसे के रिफरेंस में यानी आर्थिक तौर पर यानी इकोनॉमिकली क्या हुआ था? कि तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या हुआ था, कमर्शियलाइजेशन हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर का 19वीं सदी में। तो मोर वाइड स्टेटमेंट के साथ जाना है, तो नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का इससे कोई सीधा सीधा लिंक नहीं बैठ रहा। कारखानों की संख्या में भारतीयों के समावत्य, ये तो कभी हुआ ही नहीं था, भारतीय तो वैसे ही बेचारे पीछे थे, भारतीयों को कभी आगे आने नहीं दिया था। 19वीं सदी की बात हो रही है, यानी 1800 1900 के बीच की बात हो रही है, तो वैसे ही मामला फंसेगा। हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि कभी नहीं, हस्तशिल्पों को तो उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया था, तो बचा है भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हो गया था, उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में लेकर के इसका वाणिज्यकरण कर दिया था। अब देखिए कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां जो संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका बी। अब आ जाओ आगे। पुथुकुली शोल। पुथुकुली शोल जो है वो तमिलनाडु का है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने कहा था आपको पहले ही कि तीनों तो सही नहीं होंगे, और तीनों यहाँ पे भी सही है भी नहीं। और फिर आगे क्या है? सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र में, और उपाड़ा जामदानी साड़ी जो है वो आपका कर्नाटका में। तो देखो, सुजनी जो कढ़ाई है वो आपकी बिहार से संबंधित, ठीक है। और जो उपाड़ा जामदानी साड़ी जो है वो है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो अभी आगे आने वाला जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम याद रखें। क्या याद रखें? कि सुजनी जो कढ़ाई है वो कहाँ की है? बिहार की है। और उपाड़ा जामदानी साड़ी जो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। अब अगर ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? उसको गलत कर देंगे। ठीक है। ओके। तो अब इसमें सीन क्या है कि दोनों गलत हो गए, केवल एक इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। तो अभी 54 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, वीडियो उस चक्कर में नहीं बन पा रही है, नसा चल रही थी, तो पर कोई बात नहीं है। जैसे भी है अपन धीरे धीरे कर लेंगे, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है ना? तो ठीक है, याद रखो आप जो जो चीजें नई नई बताई है वो ठीक है। इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन डिटेल से बाद में देख लेंगे। अभी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितना बता रहा हूँ उसको, जैसा बता रहा हूँ उसको एज इट इज घोल के पी जाओ। ठीक है। जैसे ईयर का, पुरानी ईयर का बता रहा हूँ, या फिर लाइक समकालीन वर्ड यूज किया था अभी, कंटेम्प्रेरी, उस तरह के वर्ड नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं, तो उन सब वर्ड को आपको याद रखना है, उन्हें गलत ही करना है। ठीक है। और हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।